हाय। इस वीडियो के अंदर हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स का टॉपिक न्यूयॉर्क कन्वेंशन के सेक्शंस को समझेंगे, जो कि सेक्शन 44 से लेकर सेक्शन 52 तक दिए गए हैं। ये जो एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स हैं, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन वाला और दूसरा न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अलावा, जो कि सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 60 के अंदर दिए गए हैं। वो जो सेकंड पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। इसके अंदर हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन वाले पार्ट को समझेंगे। तो ये जो पार्ट है सेक्शन 44 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 52 तक जाता है। इससे पहले जो बेसिक चीजें हैं जिसके अंदर हमने आर्बिट्रेशन समझना था, जो कि सेक्शन 43 तक था, वो सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर रखी है कि किस तरीके से एक आर्बिट्रेशन होती है, या किस तरीके से वो सेटअप होती है, किस तरीके से सेटलमेंट होती है। सब कुछ हमने आर्बिट्रेशन के बारे में वहां पे कवर कर रखा है। अब यहाँ पे हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंदर किस तरीके से आर्बिट्रेशन होती है, या फॉरेन अवार्ड का मतलब क्या होता है, और किस तरीके से जो कोर्ट होता है उसको आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करना पड़ता है, और क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, क्या एविडेंसेस माने जाते हैं, और किस तरीके से जो फॉरेन अवार्ड आता है उसको एनफोर्स कराया जाता है, ये सारी चीजें हमें इन सेक्शंस के अंदर बताई गई हैं। तो आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम सेक्शन 44 से सेक्शन 52 रीड करते हैं और साथ साथ इंटरप्रेट करते हैं, उनका मतलब समझते हैं कि इन सेक्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 44 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 44 के अंदर हमें डेफिनेशन बताई गई है। किस चीज की डेफिनेशन बताई गई है? फॉरेन अवार्ड की डेफिनेशन बताई गई है। एक डेफिनेशन फॉरेन अवार्ड की हमें सेक्शन 53 के अंदर भी बताई गई है। दोनों के अंदर ये फर्क होगा कि ये जो डेफिनेशन है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के हिसाब से, जो कि शेड्यूल 1 के हिसाब से चलती है। जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, इसके अंदर 7 शेड्यूल दिए गए हैं। तो शेड्यूल 1 के हिसाब से न्यूयॉर्क कन्वेंशन की जो चीजें होती हैं उसके अंदर फॉरेन अवार्ड आता है, और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर शेड्यूल 2 के हिसाब से चलता है वो। तो यहाँ पे अब फॉरेन अवार्ड का मतलब क्या बताया गया, हम इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि फॉरेन अवार्ड का मतलब क्या होता है। इन दिस चैप्टर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड्स, कि या तो अलग तरीके से बता दिया जाएगा, वरना फॉरेन अवार्ड का मतलब क्या होता है, मींस एन आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड का मीनिंग हमें पता है, वो हम सब समझ चुके हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो अपनी डिक्री देती है उसको हम आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। जिस तरीके से कोर्ट अपना ऑर्डर देता है या डिक्री देती है, उसी तरीके से जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपनी डिक्री देती है उसको हम आर्बिट्रल अवार्ड देते हैं, जो अपना डिसीजन देती है। तो यहाँ पे फॉरेन अवार्ड का मतलब ये है कि वो अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, कि भाई जो लीगल रिलेशनशिप के डिफरेंसेस की वजह से जो आर्बिट्रल अवार्ड मिला, वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कंसीडर्ड एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया मेड ऑन और आफ्टर 11th डे ऑफ अक्टूबर 1960, की वो 11वें दिन मतलब 11th डे या फिर उसके बाद कभी भी किया गया हो जिसको कमर्शियल माना जाएगा। तो ऐसा कोई भी अवार्ड जो होता है उसको हम फॉरेन अवार्ड बोलेंगे। लेकिन कब? जब वो क्या करे, इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट इन राइटिंग फॉर आर्बिट्रेशन टू विच कन्वेंशन सेट फोर्थ इन फर्स्ट शेड्यूल अप्लाइज। जहां पे फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई होता है, जिस एग्रीमेंट के ऊपर जिसको आपने राइटिंग के अंदर किया था, जिसके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे वर्ड यूज होता है एंड। तो मतलब ये चीज भी होनी चाहिए कि इन वन ऑफ सच टेरिटरीज, की वो ऐसी टेरिटरीज पे होना चाहिए एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बीइंग सेटिस्फाइड, कि उस चीज से सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो कि दैट द रेसिप्रोकल प्रोविजंस हैव बीन मेड, कि उस जगह पे भी, उस टेरिटरी के अंदर भी रेसिप्रोकल प्रोविजंस बनाए गए हैं बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू द टेरिटरीज टू विच द सेट कन्वेंशन अप्लाइज। तो ये जो सारी चीज जब पूरी होंगी तभी उसको फॉरेन अवार्ड बोला जाएगा। तो इस तरीके से हमें समझ आता है कि कौन सा आर्बिट्रल अवार्ड फॉरेन अवार्ड कहलाता है सेक्शन 44 के अंदर। अब आता है सेक्शन 45, जहां पे जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसकी पावर के बारे में बताया गया कि वो कब उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास रेफर कर देगी न्यूयॉर्क कन्वेंशन के हिसाब से। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन पार्ट 1, जो पार्ट 1 क्या है उसको छोड़ दो, और इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो हमने सारा सेक्शन 43 तक पढ़ा था इसके अंदर उसको, और जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसको छोड़ के, a judicial authority when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement referred to in section 44, कि भाई जब वो जुडिशियल अथॉरिटी के सामने आते हैं और उन्होंने एक एग्रीमेंट अपना सेक्शन 44 के हिसाब से बनाया होता है, मतलब जो सेक्शन 44 अभी हमने समझा जहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल और जो ऐसे प्लेसेस कवर होनी चाहिए, ऐसी टेरिटरी कवर होनी चाहिए जो वहाँ बताई गई है। तो अगर वो कंडीशन पूरी हो रही है सेक्शन 44 वाली, 11th डे ऑफ अक्टूबर 1960 के बाद या उस दिन वो किया गया हो रिटर्न एग्रीमेंट, तो वो कंडीशन अगर पूरी हो रही है उसके बाद वो पार्टीज कोर्ट के पास आती हैं, जुडिशियल अथॉरिटी के पास आती हैं,
shall at the request of the one of the parties or any person claiming through or under him refer the parties to arbitration, की किसी भी एक पार्टी के कहने पे जो कोर्ट है वो उसको आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकती है unless it finds that the said agreement is null and void, या तो कोर्ट को ये मिले कि भाई ये जो एग्रीमेंट है ये कैसा एग्रीमेंट है, null and void एग्रीमेंट है, इनऑपरेटिव और इनकैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, या फिर ये इनऑपरेटिव है, ये ऑपरेटिव ही नहीं है, या फिर ये परफॉर्म हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है इसको परफॉर्म करना। अगर ये चीज नहीं होती तो फिर कोर्ट जो है उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास रेफर कर देगी, अगर वो सेक्शन 44 को कंप्लीट कर रहा है और कोई पार्टी अप्लाई करती है कि हमें आर्बिट्रेशन के पास भेज दीजिए। अब आता है सेक्शन 46 कि कब ये जो फॉरेन अवार्ड्स होती हैं बाइंडिंग होते हैं। तो एनी फॉरेन अवार्ड विच वुड बी एनफोर्सेबल अंडर दिस चैप्टर शैल बी ट्रीटेड एज बाइंडिंग फॉर ऑल पर्पसेस ऑन द पर्सन एज बिटवीन हुम इट वाज मेड, कि जिनके बीच में भी वो बनाया गया था सारे पर्पसेस के लिए ये उनके ऊपर वो एनफोर्सेबल होगा। एंड मे अकॉर्डिंगली बी रिलाइड ऑन बाय एनी ऑफ दोज पर्सन बाय वे ऑफ डिफेंस सेट ऑफ और अदरवाइज इन एनी लीगल प्रोसीडिंग इन इंडिया, वो किसी भी उसको लीगल प्रोसीडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं वो जो उनको अवार्ड मिला था। And any reference in this chapter to enforcing the foreign award shall be construed as including reference to filing on an award, तो सारी चीजें उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी जो फॉरेन अवार्ड होगा। अब सेक्शन 47 के अंदर में एविडेंस के बारे में बताया गया कि किस तरीके से एविडेंस होंगे या किस तरीके से एविडेंस उसके अंदर एप्लीकेबल होंगे। द पार्टी अप्लाइंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अ फॉरेन अवार्ड, की जब कोई पार्टी या फिर आपको क्या क्या उसके साथ चीजें लगानी होंगी, क्या क्या चीजें यूज करनी होंगी, तो वो सारी चीजें बताता है इसके अंदर कि जब कोई पार्टी यहाँ पे अप्लाई करती है कि जो फॉरेन अवार्ड है उसको एनफोर्स कराया जाए, शेल एट द सेम टाइम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोड्यूसेस बिफोर द कोर्ट, तो जब वो एप्लीकेशन लगाएगी कि भाई मेरे को फॉरेन अवार्ड हुआ था तो मेरे को ये सारी चीजें मेरी एनफोर्स कराई जाए, तो जब वो ये एप्लीकेशन लगाएगी उसके साथ वो ये चीजें भी लगाएगी वो पार्टी जो है। क्या चीज? द ओरिजिनल अवार्ड और कॉपी देयरऑफ, जो भी उसका ओरिजिनल अवार्ड था वो साथ में लगाएगी या फिर उसकी कॉपी लगाएगी। ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन अ मैनर रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री इन व्हिच इट वाज मेड, और वो ऑथेंटिकेटेड होगा किस तरीके से, जिस भी कंट्री के अंदर वो हुआ है, जहां पे भी वो फॉरेन अवार्ड मिला है, और वहां पे जो भी तरीका ठीक है ऑथेंटिकेशन करने का उस तरीके से ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। द ओरिजिनल एग्रीमेंट फॉर द आर्बिट्रेशन और ड्यूली सर्टिफाइड देयरऑफ, और जो भी ओरिजिनल एग्रीमेंट था जिसके बेसिस पे वो आर्बिट्रेशन के अंदर गए थे, या फिर वो ड्यूली सर्टिफाइड जो एग्रीमेंट है वो साथ में लगाना होगा। सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी टू प्रूव दैट द अवार्ड इज अ फॉरेन अवार्ड, और अगर उसके अलावा कोई और एविडेंसेस जरूरी है तो वो भी लगाने हो जिससे कि ये पता चले कि ये फॉरेन अवार्ड है, कि भाई पता चले कि शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं या जो भी कंडीशन है वो किस तरीके से पूरी हो रही है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस चाहिए तो वो एविडेंस भी लगाना होगा। तो ये 3 चीजें जब एप्लीकेशन लगेगी तो साथ में लगानी होंगी जब फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स करवाया जाएगा। तो इफ द अवार्ड और एग्रीमेंट टू बी प्रोड्यूस अंडर सबसेक्शन 1 इज इन अ फॉरेन लैंग्वेज, और अगर मान लीजिए कि वो जो अवार्ड है वो किसी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर है, तो क्या होगा? द पार्टी सीकिंग टू इन्फोर्स द अवार्ड शैल प्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, तो पार्टी को साथ में उसकी ट्रांसलेशन लगानी होगी इंग्लिश के अंदर, जो कि कहां से सर्टिफाइड होगी? सर्टिफाइड एज करेक्ट बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसिलर एजेंट ऑफ द कंट्री टू विच दैट पार्टी बिलोंग्स, की वहां का जो काउंसिलर होगा या फिर जो भी डिप्लोमेटिक पार्टी होगी उसके द्वारा वो सर्टिफाई होगी। ये नहीं कि आपने कहीं से भी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराया और कोर्ट के अंदर लगा दिया, वो वहां से सर्टिफाइड होगी डिप्लोमेटिक एजेंट के द्वारा कि ये सही है, एज अ करेक्ट बाय डिप्लोमेटिक और काउंसिलर एजेंट ऑफ द कंट्री टू विच द पार्टी बिलोंग, और सर्टिफाई एज अ करेक्ट इन सच अदर मैनर एज मे बी सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू लॉ एनफोर्स इन इंडिया, या फिर इंडिया के अंदर और कोई तरीका फॉलो होता है कि आप सर्टिफाई कर दीजिए इसको कि जिस तरीके से लगे कि ये सही है, तो वो चीज भी फॉलो की जा सकती है। एक्सप्लेनेशन दी गई है इन दिस सेक्शन एंड द सेक्शंस फॉलोइंग इन दिस चैप्टर, की इस सेक्शन के अंदर और आगे कोई भी सेक्शन आता है इस चैप्टर के अंदर। कोर्ट मींस द हाई कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट हो जाएगा। हैविंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड इफ द सेम हैड बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट on its original civil jurisdiction, and in other cases the high court having jurisdiction to hear appeals from the decree of the court subordinate to such high courts। अब आते हैं सेक्शन 48 के ऊपर। सेक्शन 48 हमें कंडीशंस के बारे में बताता है, कंडीशंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, की जो फॉरेन अवार्ड है उसको एनफोर्स कराने के लिए किन किन कंडीशंस को पूरा होना जरूरी है। एक तरीके से प्री रिक्विजिट्स बता देता है कि किन किन बातों को होना जरूरी है, तभी वो फॉरेन अवार्ड जो है एनफोर्स होगा। तो एनफोर्समेंट ऑफ अ फॉरेन अवार्ड में भी रिफ्यूज, कि वो रिफ्यूज किया जा सकता है जो फॉरेन अवार्ड आपको मिला है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट हुम इट वाज इन्वोक्ड, कि जिस भी पार्टी के अगेंस्ट वो मिला है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर वो फॉरेन अवार्ड रिफ्यूज किया जा सकता है। ओनली इफ द पार्टी फर्निशेस टू द कोर्ट प्रूफ दैट, अगर वो पार्टी कोर्ट के सामने प्रूफ कर देती है किस बात को? पहली, द
द पार्टीज टू द एग्रीमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 44 वर अंडर द लॉ एप्लीकेबल टू देम अंडर सम इनकैपेसिटी, कि जो पार्टीज जो कि सेक्शन 44 के हिसाब से जो एग्रीमेंट बना था वो पार्टीज किसी तरीके से इनकैपेसिटी के अंदर थी, और द सेड एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड अंडर द लॉ, या फिर वो जो एग्रीमेंट बना था वो वैलिड नहीं है लॉ के हिसाब से, टू विच द पार्टीज हैव सब्जेक्टेड इट, और फेलिंग एनी इंडिकेशन देयरऑन अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर इट अवार्ड वाज मेड, या फिर कोई भी कमी थी उस कंट्री के हिसाब से जहां पे भी जिस भी कंट्री के लॉ के हिसाब से वो एग्रीमेंट बनाया गया था, तो अगर वो पार्टी अप्रूव कर देती है तो फिर जो फॉरेन अवार्ड है वो एनफोर्स नहीं होगा। दूसरी बात बताता है, पहली चीज तो ये होगी कि इस अगर ये चीज होती है तो वो एनफोर्स नहीं होगा। दूसरी बात बताते हैं, द पार्टी अगेंस्ट हुम द अवार्ड इज इन्वोक्ड, जिस भी पार्टी के अगेंस्ट को अवार्ड आया है वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, वो ये प्रूव कर दे कि मुझे प्रॉपर नोटिस नहीं मिला था आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का, और ऑफ द आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग, और वाज अदरवाइज अनएबल टू प्रेजेंट हिज केस, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई कि उसको अपना केस अपनी बातें ढंग से रखने ही नहीं दी गई उस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के अंदर। अगर वो ये चीज भी प्रूव कर देता तो फिर वो फॉरेन अवार्ड एनफोर्सेबल नहीं होगा। The award deals with difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission of the arbitration, कि भाई जो भी आर्बिट्रेशन के अंदर बताई गई थी उन चीजों के हिसाब से नहीं है ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है, और इट कंटेन्स डिसीजंस ऑन मैटर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सबमिशन टू आर्बिट्रेशन, की उसके अंदर ऐसी चीजें डिसीजन दिए गए हैं या ऐसे आर्बिट्रल अवार्ड दिए गए हैं जिसकी उसके पास पावर ही नहीं थी, जो हमने अपने आर्बिट्रल एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड ही नहीं किया था कि हम इस चीज के लिए उसके पास जाएंगे, उसके हट के कोई चीज वो दे रहा है, अगर वो ये चीज प्रूव कर देता है तो भी वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। Provided that if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, the pale of the award which contains decision on matters submitted to arbitration may be enforced। तो जोन से जिसके लिए उसके पास पावर है, जोन से हमने उसके पास सबमिट किए हैं, वो वाले सिर्फ अगर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं दूसरे से तो सिर्फ जो जोन से उसके पास सबमिट किए थे वो वाले जो है एनफोर्सेबल होंगे। The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in the parties was not in accordance with the agreement of the parties, की जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन किया था उसको आर्बिट्रल एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं किया, कोई और मेथड फॉलो किया जो कि एग्रीमेंट के अंदर नहीं था, और फेलिंग सच एग्रीमेंट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द आर्बिट्रेशन टुक प्लेस, या फिर अगर किया तो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से नहीं किया जिस कंट्री के लॉ के हिसाब से वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स फॉर्म हुई थी, बनी थी, तो फिर वो एनफोर्सेबल नहीं होगा जो फॉरेन अवार्ड होगा। फिर बताता है कि द अवार्ड हैज नॉट येट बिकम बाइंडिंग ऑन द पार्टीज और हैज बीन सेट असाइड और सस्पेंडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इन विच और अंडर द लॉ टू विच द अवार्ड वाज मेड, कि जो भी उस कंट्री की कंपिटेंट अथॉरिटी थी उसने उसको उस अवार्ड को सेट असाइड कर दिया, जो भी फॉरेन अवार्ड मिला था वो सेट असाइड कर दिया, तो अब जो वो फॉरेन अवार्ड था वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर अगर ये चीजें पूरी होती है, इनमें से कोई भी चीज पूरी होती है तो जो फॉरेन अवार्ड है वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। फिर अब सबसेक्शन 2 क्या बोलते हैं सेक्शन 48 का, एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड में आल्सो बी रिफ्यूज, कि वो और एक तो ये जो बातें बता दी गई इन बेसिस पे तो वो रिफ्यूज होगा ही होगा, और इसके अलावा इस बात पे भी रिफ्यूज हो सकता है इफ द कोर्ट फाइंड दैट द, अगर कोर्ट को क्या मिलता है, पहली चीज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिफरेंस इज नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन अंडर लॉ ऑफ इंडिया, की लॉ ऑफ इंडिया के हिसाब से उस बात को या जो सब्जेक्ट मैटर था उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, किसी कंट्री में उसको कराया जा सकता है लेकिन इंडिया के अंदर उसको नहीं कराया जा सकता, तो भी वो एनफोर्सेबल इंडिया के अंदर फॉरेन अवार्ड नहीं होगा। The enforcement of award would be contrary to the public policy of India, या फिर उसका अगर enforcement कराया जाए तो वो इंडिया की जो पब्लिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट होगा, उसके कॉन्ट्री होगा, सही नहीं होगा, तो फिर कोर्ट उसको फिर उस फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स नहीं कराएगी। For the avoidance of any doubt, it is clarified that the award is in conflict with the public policy of India only if, कि कब वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, पहली बात the making of award was induced or affected by fraud or corruption or was in violation of section 75 और section 81, कि वो वायलेशन के अंदर हो, मतलब कोई करप्शन की तरीके कोई करप्शन हो रही है उसके अंदर, या फिर वो फ्रॉड को प्रमोट कर रहा हो, या फिर वो सेक्शन 75 या सेक्शन 81 को वायलेट कर रहा हो, जो भी हम पढ़ेंगे, या फिर इट इज इन कॉन्ट्रवेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंडियन लॉ का उसको किसी तरीके से तोड़ रहा हो, उसको फुलफिल ना कर रहा हो। इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशन ऑफ मॉरलिटी और जस्टिस, की मॉरलिटी और जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो फिर वो आर्बिट्रल अवार्ड एनफोर्सेबल नहीं होगा। फिर if an application for setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority referred to in clause E of subsection 1, the court may, if it consider it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also an application of the party claiming enforcement of the award order the other party to give suitable security। तो दूसरी पार्टी से बोलेगा कि अगर जो हमने अभी इसके अंदर पढ़ा था सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज ई के अंदर की वो किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के पास डिसीजन के लिए है, तो कोर्ट उस केस के अंदर उस पार्टी से
सिक्योरिटी लेके सबमिट कर लेगा। तो ये सब सेक्शन 3 के अंदर बताया गया। फिर आते हैं सेक्शन 49 के अंदर, जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स के बारे में बताता है। When the court is satisfied that the foreign award is enforceable under this chapter, the award shall be deemed to be a decree of the court। तो जब कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाएगा कि वो जो अवार्ड है वो एनफोर्सेबल है, तो फिर उसको डिक्री ऑफ द कोर्ट मान लिया जाएगा। फिर डिक्री ऑफ द कोर्ट मान लिया जाएगा, तो जिस तरीके से कोर्ट की डिक्री एनफोर्सेबल होती है, जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, उसी तरीके से फिर उस आर्बिटर अवार्ड को भी एग्जीक्यूट कराया जाएगा। जो फॉरेन अवार्ड है उसको भी एग्जीक्यूट कराया जाएगा। अपीलेबल ऑर्डर्स, अब बताता है कि किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील के अंदर जा सकते हो। जो भी हमने सेक्शंस पढ़े, इनमें से किन किन सेक्शन के अगेंस्ट या क्या और किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील के अंदर जा सकते हैं। एन अपील शैल लाई फ्रॉम द ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू, किस चीज को रिफ्यूज करने पे, रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 45, कि जहां पे कोर्ट रिफ्यूज कर देता है पार्टीज को आर्बिट्रेशन के पास जाने के लिए, सेक्शन 45 के अंदर जहां पे रेफर करना होता है, तो वहां पे आप अपील के अंदर जा सकते हो। एनफोर्स द फॉरेन अवार्ड अंडर सेक्शन 48, की जहां पे कोर्ट मना कर देता है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है सेक्शन 48 के अंदर की वो सारी कंडीशंस देख के, तो आप अपील के अंदर जा सकते हो कि नहीं जी ये कंडीशन नहीं है, तो वहां पे आप अपील में जा सकते हो। नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास इन एन अपील अंडर दिस सेक्शन, की सेकंड अपील कहीं भी नहीं होगी। आप एक बार अपील में चले गए तो उसके बाद आप सेकंड अपील में नहीं जा सकते इन सेक्शंस के अंदर, लेकिन आपके पास से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील में जाने का राइट कोई छीन नहीं सकता। फिर सेक्शन 51 के अंदर सेविंग्स बता दी, नथिंग इन दिस चैप्टर शैल प्रेजुडाइज एनी राइट्स which any person would have had of enforcing in India of any award or of availing himself in India of any award of this chapter had not been enacted। तो भी सेविंग्स बता दी। तो ये सारे सेक्शंस जो है 44 से 51 जो है सारे हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन के हिसाब से किस तरीके से आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन चलता है या किस तरीके से आर्बिट्रेशन होता है वो सारा बता दिया। फिर सेक्शन 52 से, मैंने शुरू में शायद गलत बोल दिया, सेक्शन 53 बोल दिया था। सेक्शन 52 से फिर जो इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर न्यूयॉर्क कन्वेंशन नहीं चलता लेकिन जो फॉरेन अवार्ड होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ से हम अब इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझ लेंगे कि बाकी जो फॉरेन अवार्ड्स है उसको किस तरीके से एनफोर्स या किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से पार्टीज रेफर करती हैं, ये सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी ये सारी चीजें दी गई है तो वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है।